मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो जमीन विशेष सर्वेक्षण होने जा रहा है उस पर, और उस वीडियो को बनाने के बाद आप लोगों का प्यार भी मिला, चूँकि उसमें बहुत सी जानकारियां थीं और कई प्रश्न भी आए। तो आज उन प्रश्नों के आधार पर कुछ शंकाओं का निवारण करना मुझे लगा कि आवश्यक है, तो उसकी बात करते हैं। देखिए, हमारे सम्मानित दर्शक हैं राम स्नेही जी। राम स्नेही जी ने लिखा कि दादा परदादा का मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से लाएं। तो सबसे पहली बात यह है कि दादा परदादा अगर बहुत दिन पहले मर गए हैं तो उनके मृत्यु का प्रमाण पत्र अगर आपने नहीं बनवाया है, आपके पास नहीं है, तो उसके लिए बहुत बेचैनी की बात नहीं है, उसका रास्ता निकल जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि जो वंशावली बनता है तो वो वंशावली कहाँ बनता है? वो वंशावली बनाएंगे आपके मुखिया सरपंच, जो उसी गांव के होंगे, उसी क्षेत्र के होंगे। तो वो जानते हैं कि आपके दादा परदादा या जो भी आपके पूर्वज हैं उनकी मृत्यु कब हुई है और मृत्यु हो गई है। तो उस आधार पर अभी आपको वर्तमान में चलना है, तो उस आधार पर आपकी वंशावली बनेगी। इसके लिए बहुत बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है और घबराहट की भी ज़रूरत नहीं है। एक रोशन कुमार हैं, इन्होंने लिखा कि सरकार ने बेरोजगारी के मुद्दे से जनता को भटकाने के लिए एक काम किया है और इससे विवाद बढ़ेगा, आपसी मतभेद होगा और जनता को कोई फ़ायदा नहीं होगा, जैसे जाति सर्वे में हुआ था। देखिए, जो बात आपने कही कि इससे विवाद बढ़ेगा, तो इससे विवाद कुछ मामलों में तो निश्चित रूप से बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि विवाद घटेगा नहीं। क्योंकि देखिए, जब मलकियत क्लियर हो जाए कि मलकियत किसकी है, उस स्थिति में ये जो भू माफियाओं का जो चक्कर था उससे तो निश्चित रूप से जान बचेगी, उससे मुक्ति मिलेगी। और दूसरी बात कि आपको भी पता चलेगा कि इस ज़मीन पर आपकी मलकियत है या नहीं है। बहुत सा ऐसा भी मामला है कि आप समझ रहे हैं कि ज़मीन आपकी है और आपकी ज़मीन किसी दूसरे के नाम पर कर दिया गया है। ऐसा बहुत सा जगह स्थिति पाई गई है। और इससे एक बड़ा लाभ ये होगा कि ये जो केस मुकदमा, फर्जी मुकदमा किया जाता है फर्जी कागज़ों के आधार पर कि ये ज़मीन हमारी है, कागज़ जबकि उनके पास नहीं होता है। पुराना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुराना दस्तावेज का नकल बना देते हैं और उस नकल के आधार पर वो लोग कोर्ट में चले जाते हैं, उस ज़मीन को विवाद में फंसा देते हैं और उसके बाद अपना दावा भी करते हैं। अगर दबंग हैं, भूमाफिया से जुड़े हुए लोग हैं, तो फिर औने पौने दाम में ज़बरदस्ती आपसे ज़मीन लिखा भी लेते हैं। ऐसे चीज़ों पर बंदिश लगेगी। केस कचहरी के जो मामले हैं उस पर बंदिश लगेगी, लेकिन कुछ मामलों में मतभेद भी होगा, इसमें कहीं शक शुबा नहीं है। लेकिन वो जो इससे हानि होने वाली है, मतलब जो इसका निगेटिव पक्ष है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका पॉजिटिव पक्ष है। इसीलिए हमारे जो मित्र ने कहा कि इसका कोई लाभ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, लाभ तो होगा। हाँ, जनता को कितना लाभ होगा यह जानने वाली बात है। तो जनता को बस इतना ही लाभ होना है कि उनकी मलकियत है कि नहीं, इसका एक सर्टिफिकेट होगा। बाकी उनको दूसरा कुछ लाभ नहीं होने वाला है। घाटा तो होने वाला है, लेकिन घाटा किन चीज़ों पर होने वाला है सो समझिए। जिन लोगों ने आम गरमजरुआ ज़मीन पर अपना कब्जा जमा रखा है, उनका छिना जाना है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो सार्वजनिक कार्य के लिए वो ज़मीन होता है और वो सरकारी ज़मीन होता है। उसी तरह गरमजरुआ मालिक, जो गरमजरुआ खास होता है, उस पर भी बिना किसी दावा पत्र के, बिना किसी अधिकार के अगर आप काबिज हैं तो आपके लिए घाटे का विषय है। अगर आपको पर्चा में ज़मीन मिला है और आपने किसी को बेच दिया है तो यह भी गलत है, क्योंकि पर्चा के ज़मीन को बेचने का अधिकार नहीं होता है। सैनिक हैं, सैनिकों को, जो शहीद सैनिक हैं, सम्मानित सैनिक हैं, उन लोगों को भी ज़मीन देने का प्रावधान है सरकार के तरफ से, कुछ खेती का और कुछ बास्कित के लिए।
वैसे लोगों द्वारा भी अगर ज़मीन बेचा गया है तो जो क्रेता हैं उनके लिए हानि है, और उनके पास तो रहा नहीं, सैनिक भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके पास तो रहा नहीं, जो शहीद हैं उनके परिवार के पास तो रहा नहीं, उन्होंने बेच दिया, और जो क्रेता हैं उनको भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि उस ज़मीन को बेचने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे लोगों को इसका घाटा भी होना है, इसमें कहीं शक नहीं है। एक हमारे दर्शक हैं स्टडी बाबा, इन्होंने लिखा कि पुराने नक्शा के आधार पर ही मतलब ये सर्वे होगा, चूँकि नए नक्शे में तो बहुत सा गड़बड़ सड़बड़ है, उनके कहने का मतलब ये है। तो नक्शा तो पुराना है ही, नया नक्शा भी है और एरियल सर्वे भी है। इन सारे चीज़ों को देखने के बाद आपके ज़मीन के कागजात, कितना खाता है, खेसरा है, रकबा है, इन सारी चीज़ों को के मिलान के बाद वो तय होगा। वहीं कृष्ण रवि हैं, तो कृष्णा रवि ने कहा है कि पहले केवाला पुराना वाला ऑनलाइन माने अपलोड किया जाए। तो देखिए इनकी बात भी बहुत गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा व्यवहारिक नहीं लगता है, क्योंकि जितना केवाला है उसको अपलोड अगर करने लग गया सरकार तो पता चलेगा कि 2-4-6 साल तो केवल अपलोड करने में लग गया, तो ये संभव नहीं दिखता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे कहा जा रहा है कि पुराना खतियान लाइए। अब पुराना खतियान नए लोगों के पास है नहीं, चूँकि बहुत पुराना हो गया है खतियान, वो उनके पास उपलब्ध नहीं है, और अगर विभाग में उपलब्ध भी है तो उस विभाग से उस खतियान की कॉपी लेना टेढ़ी खीर है। वैसे में अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, अपलोड अगर कर दिया गया होता तो शायद चीज़ें और भी स्पष्ट होती, इसमें कहीं शक व शुबा नहीं है। लेकिन इन सारे चीज़ों का रास्ता कैसे निकलेगा, इसके लिए बाज़ाब्ता एक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय जो है उसने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के लिए एक मार्बल की तैयारी की थी, जिसमें लगभग जितने भी प्रश्न आते हैं कि इस स्थिति में ज़मीन किसका होगा, इस स्थिति में कौन मालिक होगा, उन सारे चीज़ों का एक विषयवार जो उसका आंसर हो सकता है, उसका उत्तर हो सकता है, उसका निराकरण होता है, उसको दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इसकी कॉपी भी हमने रखी है, और यह बड़ा महत्वपूर्ण है, चूँकि इसी के आधार पर यह सर्वे हो रहा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उस पर भी आएंगे बाद में। उसी तरह हमारे यहाँ एक मित्र सत्यनारायण प्रसाद गुप्ता, उन्होंने माने माखौल उड़ाया है कि मुखिया और सरपंच ही तो भू माफिया का काम कर रहे हैं और उन्हीं को वंशावली बनाने का अधिकार दिया गया है। तो वंशावली बनाने का अधिकार उनको है, इसलिए कि वो लोकल बॉडी के प्रतिनिधि हैं और वो सारे लोगों को जानते हैं। अगर यही चीज़ कहा जाए कि सारे लोगों की एसडीओ से बनवा के लाइए, तो सोचिए कि किस तरह की भीड़ इकट्ठा होगी। और क्या एसडीओ व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो वो भी कहेंगे कि आप मुखिया के यहाँ जाइए, सरपंच के यहाँ जाइए, वहाँ से प्रमाणित करवाइए, उसके बाद मेरे पास आइए। तो चीज़ें वही होगी। इसलिए यह चीज़ों को और आरामदायक हो जाए, सुलभ हो जाए, इसके लिए ये दिया गया है। प्रमोद कुमार जी हैं, उन्होंने कहा कि ये सब रिश्वत पर सर्वे हो रहा है, भूमाफिया का राज है, गरीब का ज़मीन छीना जा रहा है। तो हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, कहीं कहीं गड़बड़ी भी हो रहा होगा, लेकिन इन्हीं गड़बड़ियों को दूर करने के लिए आपको आपत्ति देने का भी रास्ता दिया गया है, और वो भी एक तरह से नहीं, 3-3 स्तर पर आप अपनी आपत्ति जता सकते हैं। और इसके बाद भी अगर पूरा नहीं होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, न्याय की गुहार लगा सकते हैं। एक हमारी दर्शक हैं अर्चना कुमारी जी, इन्होंने कहा कि इस सिस्टम से मर्डर बढ़ जाएगा, वंशावली बनाने को तैयार नहीं है। तो मर्डर बढ़ जाएगा ये बात ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ जगह विवाद बढ़ेगा, इसमें भी शक नहीं है, और वो विवाद होगा जो ऑलरेडी न्यायालय में चल रहा है, या उस तरह के मामले जो पहले से चल रहे हैं वही विवाद रहेंगे। बाकी विवादों पर बहुत झंझट नहीं होगा। लेकिन
कहाँ कहाँ गड़बड़ी होगी यह भी मैं बताऊंगा आपको। उसके साथ एक हमारे मित्र हैं खगड़िया के बेदलौर के नीतीश कुमार, जो बायोलॉजी क्लासेस चलाते हैं। इन्होंने बड़ी मुद्दे की बात कही है। इन्होंने कहा है कि गैरमजरिया खास, जो कि रैयतों के नाम से रजिस्टर 2 में पहले से अंकित है और शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, इस पर खेती भी हो रही है, वैसे में क्या होगा। मतलब कि गैरमजरुआ खास और गैरमजरुआ आम का जो ये मामला है ना, ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। तो आज हम लोग इसी पर बात करते हैं कि गैरमजरुआ खास होगा तब क्या होगा, गैरमजरुआ आम होगा तब क्या होगा आपकी मलकियत का। तो इस जानकारी को थोड़ी गहराई से जानते हैं। देखिए, गैरमजरुआ आम क्या होता है। गैरमजरुआ आम सरकार की वह जमीन है जो जनता के सार्वजनिक उपयोग में लाई जाती है, और यह सिस्टम आज से नहीं है। यह ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी तब से यह सिस्टम है गैरमजरुआ आम का। इसमें क्या होता है, तो जैसे गैरमजरुआ आम में क्या होगा, आप देखिएगा चरागाह होगा, स्कूल होगा, कोई संस्थाएं होंगी, मतलब जिसका उपयोग सार्वजनिक स्तर पर होता है वो हो गया गैरमजरुआ आम। और गैरमजरुआ खास क्या होता है तो समझिए, आज़ादी के पूर्व जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उस समय आम आदमी, आम रैयत और ब्रिटिश सरकार के बीच तालमेल पैदा करने के लिए, उनके शासन को देखने के लिए, लगान कर की वसूली के लिए जमींदारों को जमींदारी दी जाती थी, जिसको मीडिएटरी मालिक भी कहा जाता था, मध्यवर्ती मालिक। अब होता क्या है कि वैसा जमीन जो जमींदारों के पास था तो वो एक तरह से कहें कि गैरमजरुआ खास जमीन हो गया। मतलब कि वो सार्वजनिक कार्य के लिए नहीं था, जमींदार को वो जमींदारी दी गई, उस पर खेती होती थी, उसमें से जमींदार को 11% लगान मिलता था और 89% जो पैसा होता था, जो कर वसूला जाता था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था। ये मीडिएटरी मालिक कहे जाते थे, मध्यवर्ती मालिक कहे जाते थे। और ऐसे सभी जमीन जो हैं उनको कहा जाता है गैरमजरुआ खास। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि गैरमजरुआ आम क्या है। गैरमजरुआ आम के विषय में स्पष्ट समझ लीजिए कि उसको खरीदने बेचने का कोई प्रावधान नहीं है। उस पर जब भी होगा सार्वजनिक कार्य होगा, उसको न बेचा जा सकता है न खरीदा जा सकता है, और उस पर किसी का व्यक्तिगत हक नहीं हो सकता है। स्पष्ट है, गैरमजरुआ आम में कुछ भी शंका शुबा करने की जरूरत नहीं है। वो सरकार की जमीन है, सरकार की रहेगी। अगर किसी ने उस पर अवैध कब्जा रखा है तो वो गलत है, वो अवैध है, उसका कब्जा हटाया जाएगा। उसकी मलकियत किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती है, उसका रैयत किसी भी स्थिति में वो नहीं हो सकता है व्यक्ति जिसने उस पर कब्जा रखा है, और वो उसको हटना पड़ेगा। अब देखिए, गैरमजरुआ खास क्या होता है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें कई तरह के प्रावधान हैं। देखिए, गैरमजरुआ खास ज़मीन के बारे में कहा गया है कि आप जानते हैं कि ये जो बिहार भूमि सुधार कानून आया था 1951-50 के लगभग आया था, और 1146 यह वो समय था जब एक तरह से कहें कि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो ये कहा गया कि 1146 के पूर्व किसी भी जमीन को अगर जमींदार ने या उस समय जो शासन में था उसने पट्टा पर, हुकुमनामा से या किसी भी तरह से उस जमीन को किसी के नाम से दे दिया है, तो उस स्थिति में उस जमीन का रैयत वही व्यक्ति होगा जिसके नाम से वो पट्टा है या हुकुमनामा है। उसमें उसकी मलकियत, उसकी रैयती पर कोई सवाल नहीं उठ सकता है।
वहीं अगर 1/1/46 के पूर्व 1946 के पूर्व किसी ने केवाला करवा लिया है, मतलब रजिस्ट्री से उस जमीन को प्राप्त किया है, तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, सीधे वह व्यक्ति उसका रैयत होगा, उसका मालिक होगा, उस जमीन का मालिक वही होगा। वहीं बहुत सा ऐसा ज़मीन है जिस पर लोग बस गए थे, घर बना लिए थे, और बाद में उसको सुयोग्य श्रेणी के लोगों को वह ज़मीन बंदोबस्त कर दिया गया था। वैसे स्थिति में उसकी मलकियत उसी की होगी। अब आपको लगेगा कि ये सुयोग्य लोग या सुयोग्य श्रेणी के लोग कौन हैं? तो सुयोग्य श्रेणी के लोग का मतलब SC ST या OBC, वैसे लोग जिनको ज़मीन देने की ज़रूरत है या जो भूमिहीन है, तो वैसे लोगों को अगर ये ज़मीन बाद में बंदोबस्त कर दिया गया या दे दिया गया और उस पर बाज़ाब्ता वो रसीद दे रहे हैं, वो लगान दे रहे हैं, तो उसके वो रैयत कहे जाएंगे। उसी तरह और किसी ने ये जो गैरमजरूआ खास ज़मीन है उसका बिक्री कर दिया है और सुयोग्य श्रेणी के लोगों को किया है, तो ऐसे स्थिति में जो क्रेता है, जो खरीदने वाला है, वो उसका मालिक कहा जाएगा। और बिना किसी परमिशन के, मतलब जो मध्यवर्ती मालिक था उसने कोई परमिशन नहीं दिया या 46 के बाद सरकार की ओर से कोई परमिशन नहीं दिया गया और उस ज़मीन के बारे में लिखा गया है कि वो परती ज़मीन है। खतियान में इस तरह का जो रिविजनल सर्वे हुआ था उसमें लिखा हुआ है कि वो परती का ज़मीन है। उस पर किसी ने झोपड़ी बना लिया है, वो उस पर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास वैधानिक रूप से कोई स्वीकृति नहीं है, उसको किसी ने ज़मीन वो नहीं दिया है। और जब कोई ने ज़मीन नहीं दिया है तो स्वाभाविक है कि वो कर भी नहीं दे रहा होगा, शुल्क भी नहीं दे रहा होगा। तो वैसी स्थिति में उस ज़मीन के बारे में स्पष्ट कहा गया है, अनाबाद बिहार सरकार की वो ज़मीन होगी। अनाबाद मतलब बिना किसी विवाद के वह सरकार की ज़मीन मानी जाएगी, चूँकि वो रिविजनल सर्वे में बाज़ाब्ता परती ज़मीन लिखा हुआ है और किसी भी सक्षम प्राधिकार द्वारा वो ज़मीन दिया नहीं गया है। जो व्यक्ति है वो जबरन या यूँ कहे कि खाली ज़मीन है तो उस पर अपना झोपड़ी बना लिया है, वैसे में वो उसका रैयती नहीं माना जाएगा और ऐसी संख्या कम नहीं होगी। तो ये जो विवाद की बात हो रही है, विवाद यहीं से शुरू होगा। दूसरी बात कि किसी ने परती वाली ज़मीन पर पक्का घर बना लिया और उसकी भी वही स्थिति है, उसने किसी भी सक्षम प्राधिकार से, सक्षम व्यक्ति से या मैंडेटरी मालिक से उस ज़मीन को नहीं लिया है, मतलब उसको प्राप्त नहीं हुआ है। वो रसीद भी नहीं कटाता है, चूँकि लगान वो दे नहीं रहा है। वैसी स्थिति में उस ज़मीन को सीधे अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में रखा जाएगा, मतलब जिसका मकान है वो उसका रैयत नहीं होगा, वो उसका मालिक नहीं होगा। उसी तरह देखिए कि किसी ने रैयती ज़मीन का बदलान कर लिया और बदलान करने के बाद गैरमजरूआ खास जो ज़मीन है उस पर अपना घर बना लिया है, तो वह भी मान्य नहीं है, वो सीधे अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा कि उसने अतिक्रमण किया है। परती वाली जो गैरमजरूआ खास ज़मीन है जो बाज़ाब्ता दर्ज है रिविजनल सर्वे में और उसका किसी ने बदलान कर लिया, उस ज़मीन पर कोई काबिज हो गया, तो वो उसकी ज़मीन नहीं होगी, क्लियर कट है, इसमें कहीं शक शुबा नहीं है। अब एक मामला होता है कि बहुत लोगों के सामने ये स्थिति आ रही है कि पर्चा है लेकिन रसीद नहीं है, तब उनका क्या होगा? या किसी के पास रसीद है और पर्चा नहीं है, उस स्थिति में क्या होगा? तो देखिए, इसमें कहीं घबराने वाली बात इसलिए नहीं है कि मान लीजिए कि आपके पास रसीद है, पर्चा नहीं है, तो रसीद है, पर्चा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रजिस्टर 2 में वो होगा या कहीं भी वो लिखा होगा जहाँ से पर्चा आपको मिला वहाँ उसको लिखा गया होगा, वो दर्ज होगा, तो उससे मिलान करके वो ज़मीन की मलकियत आपको मिल सकती है। या फिर कहें कि पर्चा नहीं है और रसीद है,
तो पर्चा नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो पर्चा मिला होगा, वहाँ पे वो दर्ज होगा, उसके द्वारा हो सकता है। और इसके लिए आपको करना ये होगा कि जो कानूनगो होंगे उनसे मिलना होगा या LRDC से मिलना होगा, और तब उसका मिलान करके उसका रैयती आपके नाम से हो सकता है। अब एक और मामला आता है कि पर्चा भी नहीं है, रसीद भी नहीं है, तब आप कैसे उस ज़मीन पर काबिज होंगे या दावा प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर पर्चा भी नहीं है और रसीद भी नहीं है लेकिन खतियान में नाम है, तो खतियान में नाम है तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि LRDC के यहाँ जाना होगा। LRDC बाज़ाब्ता उसकी सुनवाई करेंगे और लगान कितना होगा ये तय कर दिया जाएगा, आपसे लगान वसूल किया जाएगा और ज़मीन की मलकियत आपके नाम की ही होगी। अब हमने जो एक और बात बताई है वो सैनिक से जुड़ा हुआ, कि बहुत से सैनिक हैं जो शहीद हो गए, तो उनके परिवार को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए एक प्रावधान सरकार के तरफ से किया गया, जिसमें यह कहा गया कि 5 एकड़ ज़मीन उनको खेती के लिए दी जाएगी और 12.5 डिसमिल ज़मीन उनको दी जाएगी बास्कित के लिए, घर बनाने के लिए। लेकिन बहुत सा जगह ऐसा देखा गया है कि इस ज़मीन को सैनिक के उस शहीद के परिवार ने किसी दूसरे को बेच दिया। तो अब देखिए यहाँ स्थिति क्या बनती है। अगर आपने बेच दिया तो आपने तो अपना हक खो दिया, आपने ज़मीन दूसरे को दे दिया, और जो ज़मीन जिसको दे दिया उसकी भी मलकियत इसमें नहीं रहने वाली है, इसलिए कि ऐसे ज़मीन को बेचने का प्रावधान ही नहीं है। चूँकि ये ज़मीन विशेष उद्देश्य से दिया गया कि जो शहीद हमारे सैनिक हैं उनके परिवार को आर्थिक रूप से संबल दिया जाए, उनको कृषि के लिए भूमि दिया जाए, उनको घर के लिए भूमि दिया जाए। और अगर उसको आप बेच रहे हैं तो ये गलत है, ये गैरकानूनी है। वैसे में जो क्रेता है जिसने उस ज़मीन को खरीदा है उस पर उसकी मलकियत नहीं मानी जाएगी, वो सीधे ज़मीन सरकार के पास चली जाएगी। तो इस तरह के मामले हैं। इसमें और भी है, बकास्त की भूमि है और खास महाल की भूमि है, इस पर भी आएंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए फिर अगले वीडियो में उस पर बात करेंगे। तो हमको लगता है कि गैरमजरूआ आम और गैरमजरूआ खास में जो चीज़ें आती हैं उसको आप समझ गए होंगे। अगर और कोई किसी भी तरह का आपको शंका हो तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आएँ, हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आप तक पहुंचाया जा सके। देखते रहें मत अभिमत। लेकिन मित्रों, मेरा अनुरोध यह है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपना विचार, अपना मत, जैसा मैंने कहा, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई प्रश्न हो तो बताएं। जैसे आज ये वीडियो मैं इसीलिए बनाया कि जो हमारे मित्र हैं नीतीश कुमार, जो खगड़िया बेदलौर के हैं, उन्होंने ये प्रश्न पूछा और ये प्रश्न बड़ा लाजमी था कि क्या होगा, इसलिए ये वीडियो बनाने की बात दिमाग में आई। तो आप भी जो प्रश्न है पूछ सकते हैं। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।